देखो देखो पिछले टर्म पे एक फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज होती है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे जरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इस तरह से बोल दिया गया है कि कोई एक रीजन है हमारे पास और उस रीजन में हमारे पास वोल्टेज कुछ ऐसे दिया गया है, मान लो दिया गया y एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास दिया गया। और फिर तुमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब जिस रीजन में ऐसा वोल्टेज है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखा है, बस तुम्हें अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन देख लो, अगर ऐसा कभी भी आता है क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे। और ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर हमें एक बात बताइए, यहाँ पे वेक्टर लगेगा पहले तो। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास माइनस डेल इंटू वी, ठीक है, हमारे पास वोल्टेज का ग्रेडियंट। अच्छा देखो, ग्रेडियंट के बारे में तुम्हें पता है, ये हमारे पास होता है माइनस डेवर ओवर डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर ओवर डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर ओवर डेवर जेड के कैप। यहां पर वी लगाए, वी की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है। चलो पहले तो वी रख देते हैं। अब देखो वी हर एक में ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट करा दो। यहां पर आ गया माइनस, ये आ गया डेवर वी ओवर डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर वी ओवर डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर वी ओवर डेवर जेड, और ये आ गया हमारे पास के कैप। अब देखो v की वैल्यू रखी हुई है, अब ये वैल्यू उठा के रखनी है। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये हो गया हमारे पास 3y क्यूब माइनस y का यहाँ करा दो 2yz स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा करके रखनी है। चलो देखो रखते हैं, माइनस बाहर लगा हुआ, यहां पर आ गया हमारे पास डेवर ओवर डेवर एक्स। अब देखो v की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर, ठीक है। यहां पर लग गया हमारे पास आई कैप। फिर हमारे पास सेकंड रिजल्ट आएगा, सेकंड रिजल्ट में जरा देखो, प्लस, अच्छा पूरे माइनस लगा हुआ है तो एक काम करो, ये ब्रैकेट ना बंद करो, ये माइनस पूरे में लगा हुआ तो पूरे में एक साथ चलता चला जाएगा, ये बिग ब्रैकेट आखिरी में बंद कर दो। अब देखो यहाँ पर सेकंड आ गया, ये सेकंड आ गया डेवर ओवर डेवर वाई, और यहाँ पर v की ये वैल्यू रख दो, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर, और ये आ गया जे। तीसरा रिजल्ट और देख लो, प्लस ये आ गया डेवर ओवर डेवर जेड, यहाँ पर v की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y क्यूब माइनस का 2yz स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आई जे, और ये आ गया हमारे पास के कैप। इतनी बात क्लियर है। चलो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना, ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन है, y से कोई मतलब नहीं। x का डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा 2x, तो आ गया हमारे पास 2xy। आगे देखो आप, अब y देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये जीरो, यहाँ x नहीं है, ये भी जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास बाकी सारे टर्म जीरो आ गए, और यहाँ लगा हुआ है आई कैप। आगे देखो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखना, x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, आगे देखो यहाँ y को डिफरेंशिएट करोगे तो 3y स्क्वायर, 3 बाहर आएगा, 3 3 से 9, तो आ गया 9y स्क्वायर, और आगे जरा देखो यहाँ पर y को डिफरेंशिएट कर तो बनाएगा तो माइनस का 2z स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास आ गया j कैप। आगे जरा देखो, अब इसको तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये ना यहाँ z ना यहाँ z, दोनों जीरो, केवल यहाँ पर है z, तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 प्लस 0 माइनस 2 बाहर आ गया, ये आ गया हमारे पास 4yz, और ये आ गया k कैप। बोलो इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख लो, तो आ गया 2xy, माइनस बाहर लगा तो आ गया माइनस का 2xy आई कैप। आगे देखो ये पूरा टर्म है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर।
ये आ जाएगा जे कैप। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक माइनस ये रहा, और बाहर वाले माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 4yz के कैप। तो यहां से हमारे पास आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक, समझ में आ गया कि किस तरह से निकालोगे? अब जरा सुनना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हमारे पास ये वोल्टेज तो है, इस तरह का वोल्टेज तो दिया गया है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट बताओ। देखो जरा, अगर एक्स कंपोनेंट बताना है तो जो आई के साथ लिख रहा है ये है एक्स कंपोनेंट, जे के साथ जो दिख रहा है ये है वाई कंपोनेंट, के साथ जो दिख रहा है ये हमारे पास है जेड कंपोनेंट। तो ध्यान सुनना, अगर केवल एक्स कंपोनेंट पूछे तो तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल एक एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे ध्यान सुनना, ये पूरा केवल तब करना पड़ेगा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। अगर कोई एक कंपोनेंट पूछा गया एक्स का या वाई का जेड का, तो या तो एक डिफरेंशिएट कर दो और आंसर निकाल के दिखा दो। इतनी बात क्लियर? अब देखो, आधे तो इसी बेवकूफी में बैठे होंगे कि हमारे पास जो नोट्स है उनमें तो अलग क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बदला है भैया? यही तो बदला है। अब जरा सुनो, हमें इतना अंदाजा है कि ये पढ़ा दिया तो इसके बाद ऐसा 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 पढ़ाना है, तो मैं फॉर्मूले कराए, फॉर्मूले के बाद एक न्यूमेरिकल कराना है। अब न्यूमेरिकल क्या है वो तो नहीं रटा हुआ है ना, तो यहाँ पर कोई एक न्यूमेरिकल करा दिया, अब उसे देख लो। बेवकूफों की तरह हमें मैसेज ना करने लगना, नोट्स में कुछ और था आपने कुछ और करा दिया। नोट करो जल्दी से, हो गया? हटा दो। देखो अब देखो हमारे पास अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ये क्या होता है, देखो पहले तो एक बात ध्यान रखना, अब यहां से तुम्हारे पास गॉस थ्योरम शुरू हो रही है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद सॉलिड एंगल पढ़ोगे, फिर उसके बाद सीधा गॉस थ्योरम पे आएंगे, ठीक है? तो अब जरा समझना, अगर मान लो हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, रुको जरा, देखो यहाँ पे, अगर मान लो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इस तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस चल रही है हमारे पास, और अगर हम इसी रीजन में कोई एक सरफेस लेकर के आते हैं, ठीक है, इस तरह से हम यहां पर कोई एक सरफेस लेके आते हैं, तो जरा सोचो, अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये इस सरफेस से पास होंगी, इतनी बात क्लियर? ये इस सरफेस से पास होंगी। अगर ये सरफेस से पास होंगी तो अब यहां पर ध्यान सुनना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी भी सरफेस में से परपेंडिकुलर पास होने वाली, परपेंडिकुलर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या को ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, जैसे मान लो हमारे पास यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, अब इससे 20 लाइन गुजर रही हैं, ठीक है? यहां से 20 लाइनें पास हो रही हैं, तो इससे फ्लक्स कितना हो गया? 20। तो ध्यान रखना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। एक बात जरूरी है, परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। अब जरा सुना ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ऐसे हैं, अब हमने सरफेस ऐसे कर दिया, तो अब ये तो परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, तो ध्यान रखना, जब परपेंडिकुलर पास नहीं होती तो इनका कंपोनेंट लेते हैं ई कॉस थीटा। अभी आगे देखोगे यहाँ पे, ठीक है? सोचो, ये तो ई जा रहा है, इसे ई कॉस थीटा इनका कंपोनेंट दिया जाएगा, अभी खैर आगे तुम्हें ठीक से समझ में आएगा, ठीक है? तो अब ध्यान सुनो, क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर इसको फिजिकल तौर पे समझना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वो ये होता है हमारे पास,
कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या को हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो। अब देखो हमारे पास फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आती है। हम फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रेट E डॉट एन कैप ds। अच्छा, अब सबसे पहले तो तुम्हें ये सिंबल में ही दिक्कत हो रही होगी। देखो भैया, पहले तो एक बात समझ लो कि ये एन कैप ds या फिर ds वेक्टर दोनों एक ही बात है। ठीक है, पहले तो तुम इस बात को समझ लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कैसे नहीं है अभी देखते हैं। देखो ध्यान से, अब ये एक सरफेस है, सोचो इससे परपेंडिकुलर क्या निकलेगा? वेक्टर ds निकलेगा। ठीक है, अच्छा जरा समझना, ये वेक्टर ds है। अगर हम वेक्टर हटा दें, केवल ds लिखें, तो ds का मतलब क्या हुआ? ds का मतलब यही एरिया तो हुआ। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ये एरिया तो हुआ। अच्छा, ये क्या है? ये एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। चलो, हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कोई डायरेक्शन एन कैप मान लिया। अब जरा सोचो, ये एरिया है ds, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये। अगर हम एक काम करें, ds में एन कैप का मल्टीप्लाई करा दें, तो सोचो क्या आया हमारे पास? एरिया वेक्टर ही तो आया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? एरिया से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की तरफ हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, या तो तुम इसको डायरेक्ट ds वेक्टर कह दो, या फिर ds क्या होगा? अगर वेक्टर हटा दें तो ds क्या होगा? ds ये एरिया होगा। इस एरिया के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन मिल गई हमें। बात समझ यहाँ पे? इस एरिया के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन मिल गई। अब जरा सुनना, या तो केवल ये वेक्टर लिखो, तो वेक्टर किस चीज को बताएगा? एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर को बताएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, ds मतलब ये एरिया, और अगर इस एरिया में एन कैप से मल्टीप्लाई करा दे, तो ये एरिया की डायरेक्शन कहां चली गई? ये तो चली गई। मतलब एन कैप ds भी इसी वेक्टर को बताएगा, और वेक्टर ds तो बता ही रहा है इसी वेक्टर को। बोलो, बात समझे कि नहीं पे? तो यहां पर ध्यान रखना है, एन कैप ds हो या ds वेक्टर हो, दोनों की बात है। यहां पर हमने डायरेक्शन देने के लिए वेक्टर का यूज कर लिया, यहां पर डायरेक्शन शो करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज कर लिया। बोलो, बात समझिए यहाँ पे? सबसे पहले तो एक बात समझना कि एन कैप ds और वेक्टर ds दोनों एक ही बातें हैं। तुम अभी तक इंटर में ये बातें पढ़ के आए थे, अब यहाँ पर सारी चीजें हम इससे करेंगे, कुछ अलग नहीं है। और ध्यान सुनना, जब पेपर सब्जेक्टिव होता था तब तो हम ये कराते ही नहीं थे कुछ, जैसा इंटर में पढ़ के आए हो वैसे ही कर लो। अरे, जब दोनों एक ही बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पेपर में ना तुम्हारे मार्क्स में, किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव है, अब ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे लिए कोई वो नहीं लेके आएगा कि पुराना तुमने इंटर में पढ़ा तो ऐसे ले लो। ठीक है, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं वैसे लिख के आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। ठीक, देखो आगे, हटा दें इसको। तो अब एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो एन कैप ds लिखा हुआ है, ये क्या है? ये हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक, अब देखो, अब यहां से फ्लक्स की एक नई डेफिनेशन आती है। वो नई डेफिनेशन क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसी भी रीजन से या किसी भी सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स की दो डेफिनेशन होती हैं। अगर तुम्हें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, कैसे समझा जाए, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि एक सरफेस है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं। अगर किसी सरफेस से 100 गुजर रही हैं तो वहां फ्लक्स 100 हो गया। अगर किसी सरफेस से 50 गुजर रही हैं तो वहां फ्लक्स हमारे पास 50 हो गया। इतनी बात क्लियर? ये था समझने का पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक बेस बैठाना था। ये मतलब होता है फ्लक्स का। अब बात आती है हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट क्या होगा इसका। ठीक है, मैथमेटिकल रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलो आगे देखो। अब देखो, तुमने कई बार देखा हुआ है, जरा फॉर्मूला इसका निकाल देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये पता है ना सभी को, जब भी इंटीग्रेशन में सर्कल लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? ये हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, और तुम्हें पता है जब गॉस थ्योरम आएगी तो क्या करेंगे? हम क्लोज्ड सरफेस लेके चलेंगे। इस क्लोज्ड सरफेस में हम इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा इंटीग्रल लगेगा? क्लोज्ड इंटीग्रल लगेगा। ठीक है, अब आगे देखो। चलो देखो, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं।
ध्यान से देखना डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होगा, यहां पर आ गया ई। अच्छा ई कैसे आया होगा, सोचो तुमने वेक्टर ई का मॉड लिया होगा तभी तो ई आया होगा, ठीक। अब जरा समझना, ये जो एन कैप डीएस है यहां से बचेगा केवल और केवल डीएस। कैसे, देखो ध्यान से, अगर तुम एन कैप डीएस का मॉड लेते हो तो ये तो दो अलग अलग क्वांटिटी है, मॉड अलग अलग हो जाएंगे, ये हो गया एन कैप का मॉड और ये हो गया डीएस का मॉड। अरे डीएस पहले से ही न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका मॉड लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एन कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड हमारे पास 1 होता है, तो 1 इंटू डीएस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिजल्ट। और देखो हमने वही लिखा हुआ है डीएस, ठीक है। अब एक बात जरा समझ लेना, अगर तुम्हें ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर लिख लो एक बार, इसको जरा ठीक से लिख लो, एन कैप डीएस का अगर मॉड निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास एन कैप का मॉड और ये आ गया डीएस का मॉड। एन कैप का मॉड 1 होता है, ये हो गया डीएस, तो ये आ गया हमारे पास डीएस। तो ध्यान रखना एन कैप डीएस का मॉड हमारे पास केवल डीएस होता है, ये नोट कर लो। जल्दी पेन चलो फिर हटाते हैं इसको। हो गया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा समझना, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म और आएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और वेक्टर डीएस के बीच में एंगल होता है हमारे पास, ठीक है। चलो देखते हैं, अब एक बात समझना, यहाँ पर ई और कॉस थीटा ये दो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या बची, ये आ गया ई, ये आ गया कॉस थीटा इंटीग्रेट डीएस। अब जब डीएस को इंटीग्रेट करोगे कैसे, क्लोज्ड इंटीग्रल में, तो ये तो पूरा सरफेस दे देगा ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेट डीएस है ये हमारे पास कंप्लीट सरफेस एस के बराबर होगा। ध्यान सुनना, किसी छोटी सरफेस को अगर क्लोज्ड इंटीग्रेट कर दो तो वो कंप्लीट सरफेस दे देती है। तो यहाँ पर हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई ई और इंटीग्रेट डीएस की जगह एस, तो ये आ गया ई इंटू एस कॉस थीटा। ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्लक्स का हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्लक्स। बोलो इतनी बात समझ में नहीं आती? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसको देखो। अब यहां पर बात शुरू करते हैं ये थीटा की, कि थीटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है। और ध्यान सुनना, कई बार तुम्हें एग्जाम में यहाँ फाई की जगह फाई ई लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखना फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। अगर आगे चल के तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो वहां फाई बी लिखा हुआ मिलेगा, बी से तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक, इसमें कंफ्यूजन ना रखना। और ध्यान रखना कोई गारंटी नहीं है कि ई लिख के ही आएगा, अरे भैया नहीं लिख के आया, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। कई बार इसको स्पेसिफाई कर देते हैं ई या बी लगा करके और कई बार स्पेसिफाई नहीं करते, तो तुम्हें अंडरस्टूड होगा, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और कोई बहुत कठिन बात भी नहीं है। देखो फिर आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़े। देखो अब यहां पर हमें बात करनी है थीटा के बारे में कि थीटा क्या होगा, कैसे होगा। देखो ना, इफ surface is perpendicular to the electric field, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो वहां पर थीटा 0 डिग्री होगा। हाँ उल्टा होता है, इसको बिल्कुल रट लेना, अगर परपेंडिकुलर तो थीटा 0 डिग्री। आगे देखो अगला केस, इफ सरफेस इज पैरेलल, भैया ये पैरेलल का साइन बना है समांतर का, इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर थीटा आता है 90, ठीक है। पैरेलल में 90, परपेंडिकुलर में 0। कैसे आता है,
जरा इसको समझो फिर आगे बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मार्कर देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम क्या कर चुके हैं, हमने अपने सरफेस एरिया को रख दिया। देखो परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, तो अब देखो अब ये हमने परपेंडिकुलर रख दिया। तो अब ध्यान से देखना, यहां पर एंगल 0 बनता है। ये समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये थीटा एंगल किसके किसके बीच में है। देखो ध्यान से, अगर मान लो हम यहां पर ऐसे करें A डॉट बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब जरा सोचो थीटा किसके बीच का एंगल है, यहां पर थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक से कहें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। यहां पर जरा देखो, हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन करा है तब थीटा आया। मतलब ये जो थीटा देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये सरफेस एरिया है तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये लेके आओ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगर ये सरफेस एरिया है तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। बोलो बात समझ आ रही है, यहाँ पे आउटवर्ड जा रहा है ये, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है, हमारी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके इसी डायरेक्शन में तो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में निकल रहा है, तो अब जरा सोचो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए। तो याद रखना, जब हमारे पास सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा और थीटा 0 आता है। बोलो बात समझ नहीं आती। अब आगे देखो, अब यहां क्या है, पैरेलल सरफेस पृष्ठ, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गई, पैरेलल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सरफेस भी ऐसे हो गई, दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के। हाँ, अब एंगल के बारे में सोचो, एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा सोचो, इलेक्ट्रिक वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो यहां पर ध्यान रखना, जब सरफेस पैरेलल होती है तो दोनों परपेंडिकुलर, कौन दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो थीटा कितना हो गया, 90। अच्छा एक काम करो जरा, यहां पे जरा थीटा 90 रख के देखो, थीटा 90 रख के देखो, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। तो यहां पर क्या लगता है, यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो भी तो 0 हो जाएगा। यहां पर क्या लगता है, यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 रखो। cos 0 1 होता है, तो क्या बचा, केवल E और S। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास केवल E और S। यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो एक बात ध्यान रखना, जब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो एंगल 0, लेकिन फ्लक्स ES, और ये कितना है, मैक्सिमम। यहां पर जरा देखो, जब सरफेस पैरेलल होगी तो एंगल 90 डिग्री और यहां फ्लक्स 0 आता है। ठीक है। अच्छा, फ्लक्स के बारे में एक बात बता के आए थे कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। ठीक है। अब देखो, अगर हम यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और सरफेस इसके पैरेलल कर दी, तो अब जरा सोचो क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, सरफेस इसके पैरेलल है, तो क्या लगता है इस सरफेस से क्या एक भी लाइन गुजर पाएगी? अब कहोगे गुजर जाएगी। भैया ये कॉपी है, तुम्हें मोटाई इसलिए दिख रही क्योंकि ये कॉपी है। हम केवल एक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, सरफेस मतलब केवल इसका एक पेज लो और फिर उसे ऐसे रखो। अब जरा सोचो, क्या उससे एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो पाएगी? नहीं पास हो पाएगी। नहीं पास हो पाएगी तो हमारे पास फ्लक्स कितना हो गया? 0। बोलो इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े इसमें, चलो आगे देखो। देखो ये 2 केस समझ लिए, अब यहीं पे 2 केस और आते हैं, इनको भी समझना है। देखो ध्यान से, देखो मान लो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, अब अगला वाला हमारे पास थर्ड केस आने वाला है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा।
चलो ये हमारे पास थर्ड केस हुआ। अब इसी में हम फोर्थ केस का भी स्टेटमेंट लिखते हैं, दोनों तुम्हें एक साथ समझ में आएंगे। देखो ध्यान से, पहले तो एक काम करो, ऊपर लिख दिया पढ़ लो, नीचे लिख रहा है ये भी पढ़ना, और दोनों में डिफरेंस देखना कि कहां डिफरेंस आया। इसके बारे में जरा बताओ। ये तुम्हारे पास थर्ड और फोर्थ केस आ गए। बोलो। नहीं। अब पहले वाले केस में हमारे पास थीटा अल्फा के बराबर रहेगा और दूसरे वाले केस में हमारे पास थीटा 90 माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो हमने दोनों स्टेटमेंट में चेंज क्या रखा है, एक ये सरफेस है, यहां पर सरफेस वेक्टर है, बाकी देखो सब कुछ एक जैसा है। दिखा? अब ध्यान से सुनना, पहले तो देखो क्या, देखो यहां पर क्या बोला है, सरफेस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये हमारे पास सरफेस वेक्टर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो ध्यान सुनते हैं। एक काम कर लिया हमने, अपने सरफेस को ऐसे कर लिया, थोड़ा सा मोड़ लिया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, एक मिनट रुको, देखो आप देखो यहां पे एंगल की बात करें तो जरा समझना। अब ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास इसका एरिया वेक्टर है, ये इस तरह से मान लो। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो यहां से ये ऐसी तो बाहर निकल आएगी, बिल्कुल सीधी बाहर निकल जाएगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, अब ये दिखा, अब ध्यान से देखो, मार्कर और पेन के बीच में ये कुछ एंगल दिख रहा है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर इसी एंगल की बात करी गई है, इफ सरफेस वेक्टर, मतलब ये जो हमारे पास ये एरिया वेक्टर है, ये जो ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर जा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल अगर अल्फा है, अरे यही तो थीटा होता था, अगर ये अल्फा तो थीटा अल्फा के बराबर होगा। बात समझे यहाँ पे? इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आगे जरा देखो, अब दूसरा केस देखते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अल्फा एंगल होगा। देखो ध्यान से, किसकी बात हो रही है? अब ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ध्यान से, अब हमारे पास इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आगे आ गई। अब ध्यान सुना क्या था, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जो एंगल दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पेन के बीच में एंगल दिख रहा है, ये हम दिखा नहीं पाएंगे, दोनों हाथ बंधे हुए, तुम खुद ही देखो यहाँ पे, इस सरफेस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल दिख रहा है, ये अल्फा है। बात क्लियर? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर आ गई, ये सरफेस ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर आ गई, तो क्या लगता है, ये नीचे वाला एंगल ही तो अल्फा होगा। बोलो जरा, ये पेन और नीचे जो हमारे पास ये सरफेस है, ये नीचे वाला एंगल ही तो अल्फा होगा, जहां मेरी उंगली दिख रही है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर? अब थोड़ा सोचो, यहीं पे तो हमारे पास ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान सुनना, क्या था इस केस में, था इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के बीच में एंगल अल्फा, मतलब ये नीचे वाला एंगल अल्फा है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये जो ये देख रहा एंगल, ये थीटा होगा, नीचे वाला एंगल अल्फा है, तो अब थीटा कैसे निकलेगा? ये पूरा 90 होगा, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, सॉरी ये सरफेस वेक्टर है, सरफेस वेक्टर का सरफेस के साथ एंगल कितना होगा? 90। तो क्या लगता है, इस पूरे 90 में से अगर ये नीचे वाला माइनस कर दो तभी तो थीटा मिलेगा। तो थीटा कहां से आता है? 90
माइनस ये अल्फा नीचे वाला, पूरे 90 में से अल्फा को माइनस कर दो तभी तो थीटा आएगा। तो ये हमारे पास रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, ये जो तुमने यहां पर देखा, हम इसकी एक इमेज यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, 3D फिगर नहीं मिलेगा भैया तुम्हें, 2D फिगर मिलेगा, उसी में से समझ लेना। चलो देखो, अब देखो ये इस तरह से तुम्हारे पास सरफेस एरिया था। तो अब ध्यान सुनना, हम सरफेस की केवल एक लाइन बनाएंगे जो तुम्हें सामने से दिख रही है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये सरफेस आ गया। अब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रही है। अब बोला क्या गया, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अच्छा देखो, ये अगर सरफेस है तो सरफेस वेक्टर कहां पे होगा, सरफेस वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस देख रहे हो, इसके परपेंडिकुलर ये चला जाएगा हमारा वेक्टर डीएस, ये सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ये जो देख रहे हो, ये हमारे पास हमारी सरफेस, हमारी सतह है या पृष्ठ। इतनी बात क्लियर। अब जरा सुनो, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अच्छा, ये सरफेस वेक्टर है तो ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। ये इधर वाला 90 है तो ये भी 90 होगा। बात सुनिए यहाँ पे। अब ये जो एंगल देख रहे हो, ये होता है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। और ये कैसे निकलेगा, जब 90 में से अल्फा को माइनस कर दोगे तभी तो ये एंगल निकलेगा। तो ये हमारे पास जो थीटा देख रहे हो, ये होता है 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये डायग्राम बना लो तो तुम्हें चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। और ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसी पर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, ठीक। नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। देखो आगे, अब देखो, अब इसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक, सॉलिड एंगल। देखो इसको थोड़ा समझ लो। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना। अच्छा, नॉर्मल एंगल क्या होता है, नॉर्मल एंगल होता है हमारे पास दो लाइनों के बीच में, ध्यान रखना भैया, दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल तुम्हारा नॉर्मल एंगल या फिर ज्योमेट्रिकल एंगल होता है। अब यहां बात हो रही है सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल कैसे बनता है, जब कोई सरफेस, कोई भी सतह किसी पॉइंट पर कोई एंगल सबटेंड करती है। एंगल सबटेंड करना पता है क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक टावर है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। अच्छा चलो मान लो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा सा टावर बना हुआ है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है। अब अगर हम यहां से मिला दें इसको और ये मान लो हमारे पास कुछ एंगल 60 डिग्री आ जाए, ठीक, तो ये जो देख रहे हो ये होगा हमारे पास या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो भी कह लो, ऊपर से मानोगे तो डिप्रेशन। अब देखना चाहिए, अगर हम ये कहें कि ये जो टावर ए बी है, ये इस पॉइंट पी पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, भैया सबटेंड की बात कर रहे हैं, एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को मिलाया और अगर हम इसके नीचे वाले पार्ट को यहां से मिला दें, तब ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट मिल करके जितना एंगल बना रहे होंगे, ये होता है हमारे पास एंगल सबटेंड करना, कि इसका ये पार्ट इतना एंगल इस पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सॉलिड एंगल क्या होता है, यहां पर तो एक टावर की बात थी। अब यहां पर अगर हम ऐसे मान लें कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ध्यान रखना भैया ये 3D बॉडी है, ठीक है, पूरी कवर बॉडी होगी मान लो, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, हमने एक काम कर लिया, हमने इसमें एक छोटा सा इस तरह का सरफेस ले लिया। अब ये जो पूरा सरफेस होगा, सोचो ये इस पॉइंट पर इस तरह से एक कोनिकल एंगल बनाएगा। ध्यान सुना, ये सरफेस है तो कैसा आएगा, एक कोन के फॉर्म में एंगल आएगा। तो जो कोन के फॉर्म में ये जो एंगल बनता है, हम इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये छोटी सी सरफेस से बनने वाला एंगल है तो क्या हो गया, डी ओमेगा। अगर पूरी सरफेस से सेंटर पे बनने वाला एंगल लेते तो क्या होता, वो ओमेगा होता। ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास सॉलिड एंगल क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी सॉलिड सरफेस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, किसी भी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर जो कोनिकल एंगल सबटेंड करा जाता है, ये दो लाइनें नहीं है केवल, ये भैया पूरा कोन बनना है, जैसे तुम सॉफ्टी का कोन देखते हो वैसा कोन। ठीक है, जैसे हमारे पास पूरा कोन जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो ये समझ तो लिया, ठीक है, मतलब फिजिक्स के तौर पे समझ में तो आ गया। देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजिकल समझने लायक जो तुम्हारे दिमाग में बैठे, एक होता है मैथमेटिकल जिसको तुम अप्लाई कर पाओ। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, देखो कैसे। देखो अच्छा, यहां पे शुरू करने से पहले जरा तुम अपने नॉर्मल एंगल पे आओ, क्या होता है। अच्छा जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, हमने यहां पर एक छोटी सी आर्क ले ली। अब देखो एंगल वाकई में होता क्या है, ये जो छोटी सी आर्क देख रहे हैं, आर्क मतलब चाप। एक मिनट रुको, अब ठीक देखो यहाँ पे, अब ये जो आर्क ए बी देख रहे हो, ये आर्क ए बी यहां पर कोई एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल आ गया। चलो हमने ये रेडियस मान ली। अब ये मान लेते हैं कि ये जो तुम आर्क देख रहे हो, ये आर्क कुछ ऐसे, एस लंबी आर्क है, तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। भैया जिनको हिंदी में पता है वो लिख लेना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अब देखो तो यहां पर हमारे पास थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। एस क्या है, इस आर्क की लंबाई। ठीक है, जो आर्क देख रहे हो, चाप देख रहे हो, इसकी लंबाई। तो जरा सोचो, अगर तुम यहां पर एस अपॉन आर निकालोगे तो लगातार तुम्हारे पास ये बराबर आता रहेगा। एस अपॉन आर का जो रेशियो होता है, इसी को तो हम थीटा कहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर हमारे पास एक रिजल्ट ओमेगा के लिए भी आता है। ठीक है, उस रिजल्ट को देखते हैं, देखो ये क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो जब यहां पर एंगल की बात थी, नॉर्मल एंगल, तो वो तो 2 डायमेंशन फिगर में हो गया। जब बात सॉलिड एंगल की आएगी तब देखो उसमें क्या करना होगा। अब ध्यान रखना, यहां पर ये कोई आर्क नहीं है। अब यहां पर हम ये पूरा सरफेस लेंगे। ठीक है, यहां पर हम एक पूरा सरफेस लेंगे। अच्छा इस तरह से जरा सोचो, यहां पर ऐसे कई सारे सरफेस लिए जा सकते हैं। चलो मान लिया, अब ये जो छोटा सरफेस दिख रहा है, इसका एरिया S1 हो सकता है, मान लो इसका एरिया S2 होगा और इसका एरिया S3 होगा। अच्छा चलो मान लेते हैं ये जो पॉइंट O है, यहां से S1 की जो दूरी है ये R1, ये जो S2 देख रहे हो, S2 की दूरी हमारे पास हो गई R2, और ये जो S3 देख रहे हो, S3 की डिस्टेंस हो गई R3। तो अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है ओमेगा, सॉलिड एंगल। अब ये जो सॉलिड एंगल होगा ये कुछ इस तरह से आता है। अगर हम ये पहला सरफेस ले रहे हैं तो ये बराबर होगा सरफेस अपॉन ये जो रेडियस दिख रही है, रेडियस के स्क्वायर के। यही चीज हमारे पास इसमें आ जाएगी। अगर दूसरा सरफेस ले लेंगे तो ये आ जाएगा दूसरा सरफेस अपॉन इसकी रेडियस का स्क्वायर, ये आ गया R2 स्क्वायर। ध्यान सोचो, ये S1 सरफेस भी ओमेगा एंगल बना रही है, ये S2 सरफेस भी ओमेगा एंगल तो बना रही है, अरे S3 भी तो ओमेगा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर इसी को लिखना चाहो S3 अपॉन R3 स्क्वायर, तो ये भी क्या होता, ओमेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे नॉर्मल एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, वैसे ही सॉलिड एंगल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है।
बोलो इतनी बात क्लियर। और ठीक से कहो तो यहाँ पर इसको रेडियस कहना सही भी नहीं होगा, यहाँ पर तो हमारे पास डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो ओमेगा होगा, ओमेगा एक रेशियो होता है, जैसे हमारा नॉर्मल एंगल भी तो एक रेशियो होता है, किसका, आर्क का और रेडियस का। वैसे ही हमारा सॉलिड एंगल एक रेशियो होता है, किसका, सरफेस एरिया का और डिस्टेंस का। कौन सी डिस्टेंस, सरफेस एरिया की जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है कि जहां पर एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो होगा, ठीक है। मतलब सरफेस एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है सॉलिड एंगल। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, अब ये बात समझ में आई सभी को, सॉलिड एंगल समझ में आया। सॉलिड एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इसको फिजिकली कैसे समझना है, कोई भी सरफेस किसी पॉइंट पर जो कोनिकल एंगल बनाती है, कोन के फॉर्म में, जैसे तुम्हारी सॉफ्टी का कोन होता है वो, ठीक है, उस फॉर्म में जो एंगल बनता है वो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। अब आगे जरा देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करा गया, मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करा गया कि हमारे पास जो सरफेस है और उस सरफेस की जो पॉइंट से दूरी है, तो सरफेस और इस डिस्टेंस के स्क्वायर का जो रेशियो होगा, यही रेशियो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक। आगे बढ़े, बना लो जिसे बनाना है। हो गया, आगे देखो, ये तो हमारे पास हो गया एक सीधा सा रिजल्ट। अब इसी में हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है। जनरल फॉर्मूला मतलब क्या हुआ, जरा देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया इन जनरल, या जनरल रिजल्ट की बात करेंगे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास कोई भी सरफेस आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मान लो यहां पर हमारे पास हमने इसमें एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ठीक है, और एक यहां पर पॉइंट ले लिया कोई। अब सोचो क्या होगा, ये सरफेस इस पॉइंट पर भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, देखो ध्यान से, ये जो सरफेस है ये इस पॉइंट पर भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो यहां पर बनने वाला एंगल हमारे पास हो गया कुछ डी ओमेगा, ठीक। लेकिन एक बात जरा समझना, अब यहां पर हमारे पास ये तो डिस्टेंस चली गई परपेंडिकुलर, ठीक। अगर हम यहां पर सरफेस वेक्टर निकालें, एरिया वेक्टर, तो जरा सोचो क्या आएगा, ये सरफेस तो कुछ ऐसी दिख रही है, ये ऐसी दिख रही है, तो इसका एरिया वेक्टर तो यहां जाएगा। तो यहां पे जरा समझना, ये हमारे पास आ गया इसका एरिया वेक्टर डीएस। बोलो इतनी बात समझ नहीं कि नहीं है पे। एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, ये जो तुम्हें फिगर दिख रहा है उससे अंदाजा भी हो रहा होगा कि ये हमारे पास कुछ ऐसी तिरछी सरफेस है जिसका हमारे पास एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एरिया वेक्टर हमारे पास है, इसकी इस O से मिलाने वाली लाइन की जो डायरेक्शन है, अब इनके बीच में एंगल हमारे पास थीटा है। तो जरा समझना, हमें यहां पर ये नहीं चाहिए, हमें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए जो भी है हमारे पास वेक्टर। तो अगर ये ds है, तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds cos थीटा। बोलो ध्यान से जरा, अगर ये ds है तो थीटा एंगल में इसका कंपोनेंट देखने को मिलेगा। कंपोनेंट कितना होगा, ds cos थीटा। इतनी बात की यहाँ पे। तो अब एक बात जरा समझना, अब यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा आने वाला है, या डी ओमेगा, छोटा सा एंगल है, डी ओमेगा आएगा, तो कैसे आएगा, अब यहाँ पर इसकी रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन समझते हो, सेंटर से जो बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है, हम उसे रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, मतलब अलोंग रेडियस, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तुमने कई सारी इक्वेशन पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में, उसमें से एक रेडियल इक्वेशन भी आती है, रेडियल कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। तो रेडियल कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो, सेंटर से बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में जाकर के हम रेडियल कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो ये डायरेक्शन क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन में कितना मिला, ds cos थीटा। यहाँ पर शो कर रहे थे, यहाँ पर वेक्टर रहेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला निकालोगे तो अब आ जाएगा ds cos थीटा, और अपॉन में ये डिस्टेंस अगर r है तो ये हो गया r स्क्वायर। ये होता है एक जनरल फॉर्मूला डी ओमेगा का। अब जरा सुनना, अगर हम ऐसा ले लें कि स्फीयर, और स्फीयर का अगर हम यही चीज निकालें, तो जरा सुनना,
ये हमारे पास क्या हो गई, रेडियल डायरेक्शन। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर स्फीयर ले लो, मतलब सिमेट्रिकल बॉडी ले लो, तो उसमें रेडियल डायरेक्शन और वेक्टर डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में आएंगे तो क्या लगता है, थीटा जीरो होगा। यहाँ पे जरा जीरो रख के देख लो, यहाँ पर थीटा की जगह जीरो रख के देख लो, cos 0 1 होता है हमारे पास। अगर cos 0 1 होगा तो यहाँ पर 1। आंसर क्या है, ds अपॉन आर स्क्वायर। वही पुराना रिजल्ट तो आ रहा है जो हमारे पास था, s अपॉन आर स्क्वायर छोटा सा तो ds हो गया। बोलो बात समझ यहाँ पे सबको जनरल रिजल्ट क्लियर हुआ? क्यों, ध्यान सुनना, जनरल रिजल्ट समझना जरा मुश्किल होता है और यही तुम्हें दिक्कत करता है। और ध्यान रखना, आर्टिकल्स में इसी को तुम बहुत बार यूज करोगे। ये सबसे पहले गॉस थ्योरम में यूज होगा तुम्हारे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े इसमें, देखो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे देखो। अब देखो इसी में हमारे पास कुछ केस आते हैं अलग अलग, ध्यान से। केस फर्स्ट, चलो एक काम कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ऐसे मत हटा दे डायग्राम। अब एक हेमिस्फीयर ले लिया, हेमिस्फीयर ले लिया तो ये हमारे पास इसका सेंटर है। अब एक काम करना है, हमें ये निकालना है कि इस हेमिस्फीयर से इसके सेंटर ओ पे बनने वाला सॉलिड एंगल कितना होगा। देखो ध्यान से, पहला हमारे पास किस किस का आ गया, हेमिस्फीयर का। अब जरा देखते हैं कि ये हेमिस्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, ये छोटे से एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान सुनो, छोटे से एंगल का फॉर्मूला है। अगर कंप्लीट एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस डी ओमेगा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो जरा करते, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पर डी ओमेगा। अब ध्यान से देखो, डी ओमेगा की वैल्यू रखो तो ये आ गया डीएस अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। अब देखो तुम्हें एक बात बताई थी, ये हटाना है, ध्यान सुनो पहले। तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो जाएगी तो सिमेट्रिकल के केस में थीटा हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ये हटा दे डायग्राम। तो यहां पे जरा समझना, हमारे पास थीटा हो गया 0 डिग्री, अप्लाई करा दो तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट डीएस अपॉन आर स्क्वायर और ये आ गया cos 0 तो 1 होता है। अच्छा जरा ध्यान सोचो, स्फीयर के केस में क्या लगता है, ये आर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? सोचो, सेमीस्फीयर के केस या हेमिस्फीयर के केस में ये आर तो कांस्टेंट है, क्या रेडियस बदलेगी स्फीयर की? कभी नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आर कांस्टेंट, ये बाहर, तो ये आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर है इंटीग्रेट डीएस cos 0 1 हो गया। अब इंटीग्रेट डीएस कितना आएगा, सोचो, डीएस क्या है, छोटा सा सरफेस, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा, पूरा कर्व्ड सरफेस। और एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान रखना, हेमिस्फीयर के लिए आता है इंटीग्रेट डीएस, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उठा के लगा दो तो ओमेगा की वैल्यू क्या देगी हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, ये कैंसिल। तो अब एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो हेमिस्फीयर होता है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा, हमेशा 2 पाई का, ठीक। हमारा हेमिस्फीयर सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो एंगल यहाँ पर हमारे पास 2 पाई होता है, हमेशा इस बात को याद रखना। कैसे आया ये तुम्हारे सामने, ठीक, नोट करो इसे। देखो अब दिखा, चलो अब करो, एक मिनट रुकना। ठीक, नोट। आगे बढ़े। अब देखो, ये हेमिस्फीयर की जगह अगर कंप्लीट स्फीयर ले ले तो अब एक काम करना है, हमें स्फीयर के सेंटर पे बनने वाले सॉलिड एंगल की बात करें। अच्छा, सब कुछ ऐसे चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। सोचो, छोटा सा एंगल है, उसे इंटीग्रेट कर दो तो कंप्लीट एंगल। इस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर हमें पता है स्फीयर कैसा है, स्फीयर भी एक हमारे पास सिमेट्रिकल क्वांटिटी है, सिमेट्रिकल हमारे पास फिगर है, तो थीटा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। आर वहां पर भी कांस्टेंट रहेगा, आर बाहर आ गया। लेकिन हेमिस्फीयर के केस में सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर,
और कंप्लीट स्फीयर के केस में हमारे पास सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई और ये बचा हमारे पास 4 पाई। तो अब एक बात ध्यान रखना, हमारे पास कंप्लीट स्फीयर सेंटर पे जो एंगल बनाता है उस एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई। और एक बात ध्यान रखना, ये कंप्लीट केवल स्फीयर की बात नहीं है, कोई भी क्लोज्ड बॉडी अगर आ जाए, ध्यान रखना, कोई भी अगर हमारे पास क्लोज्ड बॉडी या क्लोज्ड सरफेस आ जाए तो वो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर हमेशा कितना एंगल बनाएगी 4 पाई। अब क्लोज्ड सरफेस कोई भी हो सकती है, कोई इर्रेगुलर सरफेस हो सकती है, देखो पूरी तरह से बंद सरफेस है, कोई भी सरफेस बना सकते हो। तुम यहां पर क्यूब बना सकते हो, क्यूब बना दो, क्यूब भी तो एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई पॉइंट होगा तो हमारे पास वहां पे सॉलिड एंगल कितना 4 पाई। ठीक, तो ध्यान रखना, चाहे स्फीयर हो या हमारे पास कोई भी सरफेस हो, अगर वो पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड है, तो वो अपने अंदर किसी पॉइंट पे हमेशा 4 पाई का सॉलिड एंगल बनाती है। देख लो सर, हो गया, बाकी फिर अब अगले करते हैं।